बहुत समय पहले की बात है। केशव नगर राज्य में राजा विक्रम का शासन था। राजा विक्रम अपनी पत्नी रुक्मणी से बहुत प्यार करता था, परंतु विवाह के 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन रुक्मणी उदास होकर राजा विक्रम से बोली, हमारे विवाह को 10 वर्ष हो चुके हैं, परंतु हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब तो मुझे चिंता होने लगी है। तुम सही कहती हो रुक्मणी, हमें भी इस बात की चिंता रहती है कि हमारे बाद हमारे राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। मुझे लगता है कि अब हमारी कोई संतान नहीं होगी। शायद आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। रुक्मणी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं दूसरा विवाह करने का सोच भी नहीं सकता। तुमसे अलग होने की बात मेरे मन में कभी नहीं आई। मैं भी आपसे अलग नहीं होना चाहती, लेकिन कभी कभी मेरे मन में भी यही इच्छा होती है कि मेरे कक्ष में एक पुत्र की किलकारियां गूंजे, वो मुझे माँ कहकर पुकारे। तुम्हें क्या लगता है रुक्मणी, क्या मेरा मन नहीं करता? क्या मेरे मन में हुक नहीं उठती? लेकिन नियति के आगे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, नियति के आगे मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ, लेकिन आप मजबूर नहीं हैं। आप एक पुरुष हैं और आप एक राज्य के राजा भी हैं। आपको दूसरा विवाह करने का अधिकार भी है। आपको मेरे साथ साथ अपने राज्य के बारे में भी सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आपके बाद आपके राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। रानी रुक्मणी की इस बात से राजा विक्रम के मन में संतान प्राप्ति की चिंता गहराने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने इस विषय पर अपने मंत्री चरण सिंह से चर्चा की। चरण सिंह, रुक्मणी ने आज मुझे दूसरी शादी का सुझाव दिया। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, परंतु राज्य के उत्तराधिकारी का सवाल है। इस पर तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आपकी चिंता समझ में आती है। प्रेम का स्थान अलग है, परंतु राज्य के भविष्य का ध्यान रखना भी आपका धर्म है। अगर आप संतान सुख से वंचित रहे तो इस राज्य का अगला राजा कौन बनेगा? मंत्री चरण सिंह की बात सुनकर राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया। राजा विक्रम को गहरी सोच में डूबता हुआ देख मंत्री चरण सिंह राजा विक्रम से बोला, महाराज, सोचिए मत। दूसरा विवाह करने में ही आपके और आपके राज्य की भलाई है। वो सब तो सही है मंत्री चरण सिंह, लेकिन मैं किससे दूसरा विवाह करूंगा? महाराज, चंदनगढ़ के राजा प्रताप सिंह की इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा बहुत सुंदर है। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक राज्य में फैले हुए हैं। राजा प्रताप सिंह मेरा बहुत सम्मान करते हैं। मैं राजा प्रताप से बात कर लूंगा, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। उनकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा आपकी पत्नी के रूप में अच्छी लगेगी। मंत्री चरण सिंह की बात राजा विक्रम को समझ में आई और उन्होंने राज्य के भले के लिए दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। कुछ ही दिन बाद राजा विक्रम ने चंदनगढ़ राज्य की राजकुमारी सुलेखा से विवाह कर लिया। विवाह के कुछ महीने बाद राजकुमारी सुलेखा गर्भवती हो गई, मगर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद रानी रुक्मणी भी गर्भवती हो गई। जब ये खबर राजकुमारी सुलेखा को लगी तो वो चिंता में पड़ गई। अगर रुक्मणी ने पुत्र को जन्म दिया तो इस राज्य का राजा वही बनेगा, और यदि मैंने पुत्री को जन्म दिया तो राजा की नजर में मेरा मान सम्मान घट जाएगा। समय यूं ही बीतता रहा। कुछ समय बाद रानी रुक्मणी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा विक्रम अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसका नाम आदित्य रखा। राजा विक्रम अपनी पत्नी से बोले, मेरा पुत्र आदित्य हमारे राज्य का उत्तराधिकारी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी इसका नाम आदित्य रखने की ही सोच रही थी। इसके चेहरे को गौर से देखिए, बिल्कुल आप पर गया है। और रुक्मणी, तुम सही कह रही हो। देखना तुम, हमारा ये पुत्र बड़ा होकर वीरों का वीर बनेगा। राजा विक्रम अपने पुत्र आदित्य से मिलने में मग्न थे कि तभी एक दासी आई और समाचार दिया कि राजकुमारी सुलेखा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। महाराज, राजकुमारी सुलेखा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। राजा विक्रम खुशी खुशी राजकुमारी सुलेखा के कक्ष में पहुंच गए, परंतु जैसे ही उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को देखा वो पूरी तरह से चौंक गए। उस बालक का शरीर तो मनुष्य जैसा था, परंतु उसका चेहरा एक बंदर का था। ये क्या? ये कैसा पुत्र है? इतना बोलकर राजा विक्रम क्रोधित होकर अपनी दूसरी पत्नी रानी सुलेखा से बोले, तुमने इतने बदसूरत पुत्र को जन्म दिया है। अगर ये बात राज्य में फैल गई तो मेरी कितनी बदनामी होगी। आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? सारा दोष तुम्हारा है। तुमने एक बंदर पुत्र को जन्म दिया है। ये जैसा भी है, आखिर है तो आपका पुत्र ही। नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है। ना तो आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा और ना ही इस बंदर को।
और एक बात कान खोलकर सुन लो रानी सुलेखा, अपने इस बंदर पुत्र को लेकर कक्ष के बाहर निकलने की जुर्रत मत करना। मैं अपने राज्य में अपना परिहास नहीं करवाना चाहता। सच तो यह है कि मुझे तुमसे दूसरा विवाह करना ही नहीं चाहिए था। मेरी पहली पत्नी रानी रुक्मणी का पुत्र सही मायनों में मेरा पुत्र है। उसका रंग, रूप, सुंदरता बिल्कुल मेरे ही अनुरूप है। इतना बोलकर राजा विक्रम गुस्से से पैर पटकते हुए कक्ष से बाहर निकल गए। उस दिन के बाद राजा विक्रम को अपने पुत्र से ही घृणा होने लगी और उस दिन के बाद से उन्होंने राजकुमारी सुलेखा से मिलना जुलना बंद कर दिया। ऐसे ही 1 महीना बीत चुका था। राजा विक्रम का मन अपने दूसरे पुत्र के बंदर जैसे चेहरे के कारण दुख और आक्रोश से भरा था। राजा ने इस बारे में अपनी पहली पत्नी रुक्मणी से चर्चा की। रुक्मणी, सुलेखा ने जिस पुत्र को जन्म दिया है उसका चेहरा एक बंदर का है। मुझे ये स्वीकार नहीं। इस संतान के जन्म से मेरी प्रतिष्ठा पर दाग लग गया है। राजा विक्रम की बात सुनकर रुक्मणी गहरी सोच में डूबती हुई राजा विक्रम से बोली। इसका मतलब ये है कि आपको सच्चाई नहीं पता। ये सुनकर राजा विक्रम चौंकते हुए बोले। तुम कहना क्या चाहती हो रुक्मणी? तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ जानती हो और तुम जो भी जानती हो वो तुम मुझसे छिपा रही हो। रानी रुक्मणी राजा विक्रम के चेहरे को गौर से देखती हुई बोली। पता नहीं आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे भी या नहीं। तुम कैसी बात कर रही हो? आज तक क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया? तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी दूसरी पत्नी रानी सुलेखा भगवान की नहीं बल्कि शैतान की उपासक है। मैंने स्वयं उसे उसके कक्ष में उसे शैतान की पूजा करते हुए देखा है। क्या ये सच है? हाँ महाराज, और इस बात को मंत्री चरण सिंह भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये सुनते ही राजा विक्रम का क्रोध भड़क उठा और वो गुस्से में रानी सुलेखा के कक्ष में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सुलेखा के कक्ष में कदम रखा, उसे वहां एक शैतान की मूर्ति दिखाई दी। उस समय रानी सुलेखा हल्की नींद में थी। सुलेखा, ये सब क्या है? तुम शैतान की पूजा करती हो। तुमने हमारे राज्य और मेरे नाम को कलंकित किया है। राजा विक्रम की क्रोधित भरी आवाज सुनकर रानी सुलेखा नींद से जाग गईं और डरते हुए अंदाज में राजा विक्रम की ओर देखकर बोली। महाराज, मुझे नहीं पता कि ये मूर्ति कहाँ से आई है। मैं निर्दोष हूँ। चुप रहो। तुम्हारी बातों पर अब विश्वास नहीं हो सकता। तुमने अपने कर्मों से हमारे परिवार और राज्य का अपमान किया है। राजा विक्रम ने रानी सुलेखा की कोई सफाई नहीं सुनी और तुरंत आदेश दिया कि रानी सुलेखा को कारागार में बंद कर दिया जाए। इसके बाद राजा ने अपने सेनापति मान सिंह को बुलाया। सेनापति मान सिंह, मेरा आदेश है कि आज रात मंत्री चरण सिंह की हत्या कर दो। ये सुनकर सेनापति मान सिंह पूरी तरह से चौंकते हुए बोला। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आप कैसा आदेश दे रहे हैं महाराज? मंत्री चरण सिंह तो आपके सबसे भरोसेमंद मंत्री हैं। उसने आपकी कई साल सेवा की है महाराज। तुम मंत्री चरण सिंह को नहीं जानते। अब मुझे उसकी असलियत समझ में आई है। मेरी पत्नी रानी रुक्मणी कभी झूठ नहीं बोलती। आखिर महारानी ने आपको क्या बताया? यही कि मेरी दूसरी पत्नी भगवान की नहीं बल्कि शैतान की उपासक है, और इस बात को मंत्री चरण सिंह अच्छी तरह से जानता है। मंत्री चरण सिंह ने ही मेरा विवाह राजकुमारी सुलेखा से संपन्न कराया था। इसका सीधा अर्थ यही निकलता है सेनापति कि मंत्री चरण सिंह के मन में कोई गहरी साजिश चल रही है। इससे पहले कि वो अपने साजिश में कामयाब हो जाए, जाओ जाकर उसे खत्म कर दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मगर राजा विक्रम को ये नहीं पता था कि उनकी बातें कक्ष के बाहर खड़ा मंत्री चरण सिंह सुन रहा था। चालाक मंत्री चरण सिंह बिना किसी को बताए वहां से भाग निकला। रात के समय राजा विक्रम अपने बंदर जैसे पुत्र को जंगल में ले गए और वहां उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया। अंधेरी रात में राजा ने अपने पुत्र को दूर जंगल में फेंक दिया और वापस लौट गए। लेकिन इत्तेफाक से उसी जंगल में मंत्री चरण सिंह एक पेड़ के नीचे छुपा हुआ था और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा। राजा विक्रम के चले जाने के बाद चरण सिंह उस बंदर जैसे राजकुमार के पास पहुंचा। ओ राजकुमार, तुम्हारा पिता तुम्हें छोड़ गया, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम निर्दोष हो। मंत्री चरण सिंह ने राजकुमार को उठाया
और जंगल में एक झोपड़ी बनाकर वहीं बस गया। समय बीतने लगा और चरण सिंह बंदर राजकुमार का पालन पोषण करने लगा। राजकुमार का नाम उसने अशोक रखा और उसे दुनिया से दूर जंगल में ही रखा। धीरे धीरे मंत्री चरण सिंह का सांसारिक मोह भंग हो गया और वो साधु बन गया। ऐसे ही 20 वर्ष बीत गए। अब बंदर राजकुमार अशोक जवान हो चुका था और साधु चरण सिंह के साथ रहकर जंगल की जिंदगी जीने का आदी हो गया था। एक दिन वो साधु चरण सिंह से बोला, गुरुदेव, एक बात पूछनी है। आप मुझे जंगल से बाहर क्यों नहीं जाने देते? बेटा, बाहर की दुनिया झूठी, लालची और मक्कार है। वहाँ लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे, तुम्हें मार देंगे। तुम यहीं पर सुरक्षित हो। साधु चरण सिंह की बात सुनकर अशोक चुप हो गया। परंतु कुछ दिनों बाद साधु चरण सिंह अचानक बीमार पड़ गए। साधु चरण सिंह की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वो अपने अंत समय को नजदीक महसूस करने लगे और अपने दत्तक पुत्र अशोक को अपने पास बुलाया। अशोक, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें हमेशा जंगल में ही रहना होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत क्रूर है। वहां लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो जरूरतमंद हो उनकी मदद से कभी पीछे मत हटना। इतना कहकर साधु चरण सिंह ने दम तोड़ दिया। अशोक अपने पिता समान साधु को खोकर अकेला महसूस करने लगा, लेकिन उसने साधु की अंतिम इच्छा का सम्मान किया और जंगल में ही रहने का निर्णय लिया। उधर राजा विक्रम और रानी रुक्मणी का पुत्र आदित्य अब जवान हो चुका था। इकलौता पुत्र होने के कारण रानी रुक्मणी और राजा विक्रम का अत्यधिक लाड़ प्यार उसे बिगाड़ चुका था। वो अक्सर राज्य में प्रजा को परेशान करता और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता। एक दिन आदित्य की नजर एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे एक साधु पर पड़ी। वो साधु की साधना में विघ्न डालने लगा। अरे साधु महाराज, ये तपस्या वपस्या छोड़ो और मेरे मनोरंजन के लिए कुछ करो। यहां से चले जाओ राजकुमार। मेरी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हें बुरे परिणाम भुगतने होंगे। तुम्हें क्या लगता है साधु महाराज कि मैं तुम्हारी मूर्ख भरी बातों से डर जाऊंगा? तुम शायद जानते नहीं हो, जो मेरा आदेश नहीं मानता मैं उसकी खाल उधड़वा कर चौराहे पर लटका देता हूँ। सीधी तरह से मुझसे क्षमा मांग लो, नहीं तो परिणाम तुम्हें बुरे भुगतने होंगे, मुझे नहीं। साधु ने आदित्य की बातों को बहुत अनसुना किया, लेकिन आदित्य की बदसलूकी बढ़ती चली गई। अंततः साधु क्रोध में आकर बोले, तूने मेरी वर्षों की तपस्या भंग की है और मुझे अपमानित भी किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा चेहरा बंदर जैसा हो जाए। जैसे ही साधु ने ये श्राप दिया, आदित्य का चेहरा तुरंत एक बंदर जैसा हो गया। आदित्य ये देखकर घबरा गया और साधु के सामने गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा श्राप इतनी आसानी से समाप्त नहीं हो सकता। अब तुम इसका फल भुगतो। साधु ने उसकी कोई विनती नहीं मानी और वहां से चले गए। आदित्य चेहरा ढांपकर महल लौट आया। जैसे ही रानी रुक्मणी ने अपने बेटे का चेहरा देखा, वो डर गई और डर के मारे पीछे हट गई। आदित्य, ये क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा। इसी बीच राजा विक्रम भी वहां पहुंचे और अपने बेटे की हालत देखकर चौंक गए। आदित्य, ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? पिताजी, मैंने एक साधु की तपस्या भंग की थी और उन्होंने मुझे श्राप दिया, और देखिए मेरी क्या हालत हो गई। राजा विक्रम ने अपने बेटे की पूरी बात सुनी और तुरंत उस साधु के पास गए। राजा ने साधु के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। महाराज, मेरे पुत्र से भूल हो गई, कृपया उसे क्षमा कर दें। कृपया उस पर कृपा करें महाराज। साधु ने राजा विक्रम की माफी स्वीकार करते हुए कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र का दोष गंभीर है। मेरा श्राप इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा। इसके लिए एक उपाय है। तुम्हें एक ऐसे युवक को ढूंढना होगा जिसका चेहरा भी बंदर के समान हो। उस युवक का नाम अशोक है। एक अद्भुत नगर में जाओ जहां आधे इंसान और आधे जानवर जैसे लोग रहते हैं। वहां का राजा एक विशेष जड़ी बूटी के बारे में जानता है। वही जड़ी बूटी आदित्य को ठीक कर सकती है। परंतु महाराज, मैं उस युवक को कहाँ ढूंढूंगा?
वो तुम्हें यहाँ से कुछ दूर एक घने जंगल में मिलेगा। साधु की बात सुनकर राजा विक्रम घने जंगल की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक युवक को देखा जिसका चेहरा बंदर जैसा था। राजा विक्रम ने उत्सुकता से उसके पास जाकर उससे बात की। हे युवक, मैं केशव नगर का राजा विक्रम हूँ। मेरा पुत्र एक श्राप के कारण बंदर के चेहरे वाला हो गया है। केवल तुम ही उसे इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। राजन, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि एक ऐसे चेहरे वाले को अकेलेपन का दर्द क्या होता है। मेरे पिता ने मुझे इसी डर से जंगल से बाहर नहीं जाने दिया। अशोक ने राजा विक्रम की बात मान ली और आदित्य की सहायता करने के लिए निकल पड़ा। साधु के बताए अनुसार राजा विक्रम ने उसे विचित्र नगर का रास्ता समझाया। अशोक जंगल के भीतर गहराई में चला गया, जहां उसे आधे इंसान और आधे जानवर जैसे लोग दिखाई दिए। किसी का चेहरा शेर जैसा था तो किसी का गिद्ध जैसा। वहां के निवासी अशोक को देखकर उसे घेरने लगे और उसे अपने महल के अंदर ले गए। महल के भीतर एक सिंहासन पर आधा इंसान और आधा जानवर का राजा बैठा था। अशोक को उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया। कौन हो तुम और इस नगर में क्यों आए हो? महाराज, मैं अशोक हूँ, केशव नगर के राजा विक्रम का पुत्र आदित्य। एक साधु के श्राप के कारण बंदर का चेहरा पा चुका है। केवल यहाँ की जड़ी बूटी ही उसे ठीक कर सकती है। कृपया मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए ताकि मैं उसे स्वस्थ कर सकूं। अशोक के साहस और दया भाव को देखकर आधा जानवर और आधा इंसान राजा मुस्कुराया। अशोक, तुम्हारी मदद करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ जादुई शक्तियां हैं जिससे मैं किसी का भी अतीत देख सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि जिसकी मदद करने तुम चाह रहे हो वही तुम्हारे असली पिता हैं? ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? हाँ अशोक, तुम्हारे पिता वही राजा विक्रम है और तुम्हारी माँ रानी सुलेखा जो अभी भी जीवित है। वो कारागार में है और तुम्हारे पिता ने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारे साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि रानी रुक्मणी जो तुम्हारी सौतेली माँ है, उन्होंने तुम्हारी माँ सुलेखा पर काला जादू किया था। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनाए। जब रानी सुलेखा गर्भवती हुई तो रानी रुक्मणी ने उन पर काला जादू किया जिससे तुम आधे इंसान और आधे बंदर के रूप में जन्मे। ये सब कैसे संभव है? तुम्हारे जन्म के समय ही रानी रुक्मणी ने यह सब किया था। तुम्हारी माँ को बदनाम करने के लिए उसने राजा विक्रम से यह झूठ कहा कि सुलेखा शैतान की पूजा करती है। यहाँ तक कि उसने मंत्री चरण सिंह को भी इस झूठ में शामिल कर लिया था। राजा विक्रम ने गुस्से में आकर तुम्हारी माँ को कारागार में डाल दिया और तुम्हें जंगल में छोड़ दिया। लेकिन मंत्री चरण सिंह जो बाद में साधु बन गया तुम्हें पालने लगा और उसी ने तुम्हारी परवरिश की। ये सब सुनकर अशोक के मन में गहरा आघात हुआ, परंतु उसने विचित्र नगरी के राजा से कहा, महाराज, मैंने जीवन भर साधु चरण सिंह के संस्कारों का पालन किया है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि बुराई का उत्तर अच्छाई से ही देना चाहिए। इसीलिए मैं फिर भी अपने पिता की सहायता करूंगा और जड़ी बूटी लेकर अपने राज्य वापस जाऊंगा। तुम्हारा ये साहस और परोपकार का भाव प्रशंसा योग्य है अशोक। मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी जरूर दूंगा। ये लो, ये वही औषधि है जो तुम्हारे सौतेले भाई को ठीक कर सकती है। अशोक ने उस जड़ी बूटी को लेकर धन्यवाद किया और सिर झुकाकर जंगल से बाहर निकल गया। वो लंबे सफर के बाद अपने चेहरे को ढककर राजमहल पहुंचा। राजमहल में प्रवेश करते ही उसने अपने पिता राजा विक्रम को जड़ी बूटी दी। महाराज, ये जड़ी बूटी आपके पुत्र आदित्य को ठीक कर सकती है। इसे आदित्य को खिला दीजिए। राजा विक्रम ने तुरंत आदित्य को वो जड़ी बूटी खिलाई। जैसे ही आदित्य ने वो जड़ी बूटी खाई, उसका चेहरा धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगा। उसे देखकर रानी रुक्मणी बहुत प्रसन्न हुई। हे देव, मेरा पुत्र स्वस्थ हो गया। तभी अशोक ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और अपना असली चेहरा राजा और रानी के सामने उजागर किया। राजा विक्रम ने अशोक को ध्यान से देखा, फिर बोले, अशोक, ये जड़ी बूटी तुम खुद भी खा सकते हो। तुम भी इस श्राप से मुक्त हो सकते हो और सुंदर हो सकते हो। महाराज,
सुंदरता को मैंने कभी भी अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया। मेरे पालनकर्ता साधु चरण सिंह ने मुझे सिखाया है कि अच्छाई ही इंसान का सबसे बड़ा सौंदर्य है, और मैं इस राज्य के लिए भी अच्छाई ही करना चाहता था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अशोक ने अपने पिता को सारी बातें बताई कि कैसे रानी रुक्मणी ने उसकी माँ रानी सुलेखा पर झूठे आरोप लगाए थे, कैसे उन्होंने उसे और उसकी माँ को राजा विक्रम की जिंदगी से बाहर कर दिया। ये सुनकर राजा विक्रम हक्के बक्के रह गए। क्या इसका मतलब तुम मेरे पुत्र हो? तो फिर ये जड़ी बूटी तुम स्वयं पर क्यों नहीं आजमाते? मुझे इस जीवन में अपने सौंदर्य की चिंता नहीं है महाराज। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी माँ रानी सुलेखा को कारागार से मुक्त कर दे। राजा विक्रम ने उसी क्षण रानी सुलेखा को मुक्त करने का आदेश दिया। जैसे ही रानी सुलेखा बाहर आई, उनकी नजर अपने पुत्र अशोक पर पड़ी, जो आंखों में आंसू लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। माँ, मैं आपको लेने आया हूँ। अब हम इस महल में नहीं रहेंगे। हम अपने जीवन की शांति जंगल में ही ढूंढेंगे माँ। अशोक, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। अशोक अपनी माँ का हाथ पकड़कर महल से बाहर निकलने लगा। तभी राजा विक्रम ने रोकते हुए कहा, अशोक, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन क्या तुम मुझे भी इस प्रायश्चित में शामिल कर सकते हो? आप अपने अपराध के लिए क्षमा की अपेक्षा कर सकते हैं महाराज, परंतु मेरे लिए मेरे पिता सदैव साधु चरण सिंह ही रहेंगे। मैं उन्हें ही अपना पिता मानता हूँ। अशोक और रानी सुलेखा महल से बाहर जाने लगे। ये दृश्य देख राजा विक्रम ने रानी रुक्मणी की ओर क्रोध से देखा। रुक्मणी, तुम्हारे कारण मैं अपने पुत्र और उसकी माँ से वंचित हुआ। तुम्हारी घृणा और जलन ने 3 जीवन बर्बाद किए हैं। तुमने जो किया है उसके बाद मैं तुम्हें इस महल में और एक क्षण भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारी वजह से मुझ पर इतना बड़ा अन्याय हुआ है। महाराज, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई, पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। नहीं रुक्मणी, अब क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं बची। आज से ना तो तुम मेरा चेहरा देखोगी और ना ही मैं तुम्हारा। और ये भी याद रखना, तुम्हारे बेटे आदित्य का भी मुझसे अब कोई संबंध नहीं। राजा विक्रम ने अपना मुंह फेर लिया। रानी रुक्मणी फूट फूट कर रोने लगी। वो रोते हुए अशोक से बोली, अशोक, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दो। राजा विक्रम ने भी अशोक से क्षमा मांगी, लेकिन अशोक ने मना कर दिया। मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता रानी रुक्मणी। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, परंतु आप जैसी चालबाज और निर्दयी महिला को मैं माफ नहीं कर सकता। तभी राजा विक्रम अशोक की ओर देखकर बोला, अशोक, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी माता रानी सुलेखा के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा ताकि ये बोझ मेरे हृदय से उतर सके। जो आप उचित समझे पिताजी। राजा विक्रम और अशोक और रानी सुलेखा महल से बाहर निकल गए। रानी रुक्मणी आंसू भरी आंखों से उन्हें जाते हुए देखती रही।